लास्ट क्लास तक हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो आइडियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अब आइडियल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या है हमारे पास? राउल्ट्स लॉ था पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही राउल्ट्स लॉ था। या फिर हम बोल सकते हैं पी ए प्लस पी बी, ठीक है। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर ये रूल फॉलो होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, और रूल फॉलो नहीं होता तो हम बोल सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। और भी कुछ कंडीशन है हमारे पास। और कौन सी कंडीशन है? जैसे देखो एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास ए, ठीक है, प्लस ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास बी। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लिया हमने 20 ml और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लिया हमने 30 ml। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा ये सॉल्यूशन होगा हमारे पास ए बी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 20 ml और 30 ml मिक्स करेंगे तो इनका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 50 ml होना चाहिए। तो ये आइडियल कंडीशन हो गई कि भाई जब हम 20 और 30 को मिलाएंगे तो 50 ही बनना चाहिए। अगर 50 ml बनता है तो हम बोल सकते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर 50 ml ना बन के या तो ये 49 48 ml रह जाए या 51 52 ml हो जाए, मतलब या तो थोड़ा सा कम रह जाए या थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 होता है। लेकिन नॉन आइडियल के केस में 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 ना होके और कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। या तो 51 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, या 49 48, या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हमने ये बोल दिया कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? दूसरी कंडीशन है इन आइडियल सॉल्यूशन इंटरएक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज सिमिलर टू ए बी। मतलब हमारे पास ये जो सॉल्यूशन था ये ए सॉल्यूशन था, तो इसमें ए सारे मॉलिक्यूल हैं, तो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा। यहां पर जब हम बात करेंगे तो बी और बी के बीच में भी इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन क्या बना हमारे पास? ए एंड बी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन में हम ये मान के चलेंगे कि जो इंटरेक्शन फोर्स ए एंड जो इंटरेक्शन फोर्स बी के बीच में था, इसी का सिमिलर इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा? ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब एंथैल्पी चेंज कितना होना चाहिए इनके बीच में? जीरो। जब इनको मिक्स किया जाए तो ना तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, एंथैल्पी चेंज बिल्कुल जीरो। और ये मैंने बताई दिया वॉल्यूम चेंज कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली जीरो। मतलब 20 और 30 जब हम मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम पहले था 50 और मिक्स करने के बाद भी कितना होगा? 50। तो वॉल्यूम चेंज कितना होगा यहाँ पर? जीरो। तो ये 4 पॉइंट हमको आइडियल सॉल्यूशन के लिए याद रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कर्व की। आइडियल सॉल्यूशन का कर्व कैसे बनता है? देखो यहां पर हमें कर्व बनाना है। इसमें हमने स्टार्टिंग में कंडीशन ली हुई है एक्स ए इक्वल टू जीरो। मतलब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, एक तो है ए और दूसरा है बी, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन है हमारे पास। अब इसमें ए का मोल फ्रैक्शन हमने मान लिया 1 एंड बी का मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में है 0। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्योर ए है। फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार मैं। पी ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहां पर जो हम डिनोट करेंगे इस लाइन पर, वो लाइन को डिनोट करेंगे हम वेपर प्रेशर से। तो यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो यहां पर अगर हम 1 रख देंगे तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी नॉट ए, जो कि हम बोलते हैं कि प्योर स्टेट के अंदर ए। तो यहां पर बी तो है नहीं, ओनली ए है, तो हमने मान लिया ए का वेपर प्रेशर ये पॉइंट है।
और ये पॉइंट हमने मान लिया, ये पॉइंट हमारे पास पी नॉट ए, ठीक है, कोई भी मान लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। लास्ट में अगर हम बात करें तो लास्ट में देखो एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 0, तो सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी, 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी आ जाएगा। तो बी का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो पी नॉट बी हो जाएगा। तो ये जो कोई भी पॉइंट हमने मान लिया अपनी मर्जी से, ये मान लिया हमने पी नॉट बी मान लिया, ठीक है। डायरेक्टली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी यहाँ पर प्योर स्टेट के अंदर है, ए तो है नहीं, ए तो 0 है, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर होगा, और प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर पी नॉट बी होता है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से इस तरीके से मूव करते हैं, क्या होगा, स्टार्टिंग में ए था हमारे पास 1 और बी था हमारे पास 0, तो वेपर प्रेशर पी नॉट ए। धीरे धीरे क्या होता गया, ए का वेपर प्रेशर देखो 1 से और 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ए का वेपर प्रेशर तो ए का मोल फ्रैक्शन तो होता जा रहा है कम, और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर अगर फॉर्मूले देखें तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स ए, अगर मोल फ्रैक्शन कम होगा तो ये वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट से और 0 तक हमें लाना है, तो ये कंटिन्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो स्ट्रेट लाइन से हमारे पास ये आ जाएगा, पी ए से स्टार्ट होगा कर्व, पी नॉट ए से स्टार्ट होगा और डायरेक्ट सीधा यहां पर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है हमारे पास, इसी तरीके का कर्व आना है। अब बी के लिए देखो, बी के लिए क्या होगा, एक्स बी इक्वल टू 0, मतलब यहां पर वेपर प्रेशर कितना है, अभी 0 है, यहां से स्टार्ट करना है, बी का वेपर प्रेशर 0, यहां पर एक्स बी इक्वल टू 1, मतलब प्योर स्टेट के अंदर, और प्योर स्टेट के अंदर हमने माना हुआ है पी नॉट बी, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और जब ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर स्ट्रेट लाइन से इंक्रीज हो जाएगा, यहां से और यहां तक, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है कर्व, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम बात करें पी टोटल की, तो पी टोटल क्या होता है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये जो लाइन डिनोट कर रहा है, ये लाइन है हमारे पास पी ए के लिए, और ये जो लाइन आ रही है, सॉरी, ये लाइन है हमारे पास पी बी के लिए, और ये लाइन है हमारे पास पी ए के लिए, क्योंकि पी नॉट ए से और 0 पर जा रही है। पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, तो पी ए प्लस पी बी में ये जो लाइन हो जाएगी हमारे पास, ये लाइन आ जाएगी पी टोटल, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल सॉल्यूशन का कर्व हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आइडियल सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फर्स्ट डेफिनेशन, सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल हो जाएगा, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल हो जाएगा, ठीक है। दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब देखो एग्जांपल मैंने जैसे दिया था कि 20 और 30 ml को जब हम मिलाएंगे तो अगर 50 ml बनता है एग्जैक्टली जो कि बनना चाहिए, वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर या तो थोड़ा सा कम वॉल्यूम या थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होता है या ज्यादा होता है उसके बेस पर हम सॉल्यूशन को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है पॉजिटिव डेविएशन और एक है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव डेविएशन में सारी चीजें नेगेटिव होंगी। मतलब जैसे अगर हम 20 और 30 को मिला रहे हैं तो यहाँ जो वॉल्यूम चेंज होगा वो वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव में आएगा। मतलब 20 प्लस 30 इज इक्वल टू हो सकता है 55 ml हो जाए, 50 से ज्यादा होना चाहिए। और अगर 50 से कम होता है तो नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव का मतलब ये किसकी कैटेगरी में होगा, नेगेटिव डेविएशन की कैटेगरी में होगा। सिंपल सी चीज है। अब इसे पॉइंट वाइज पॉइंट हम समझते हैं। देखो, द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन ए बी इज वीकर देन ए एंड बी बी। अगर ये पॉइंट हमें समझ में आ गया तो सेकंड और थर्ड इजीली समझ में आ जाएंगे। सेकंड और थर्ड इसी से मिलके बने हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फिर से एक बार। देखो, जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है ये ए यहां पर इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, ए और ए के बीच में बॉन्ड। ये सॉल्यूशन अगर हमारे पास बी है तो इंटरेक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके बीच में लगेगा, बी और बी के बीच में। अगर इनको मिक्स किया जा रहा है तो मिक्स करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, ए एंड बी के बीच में। अब ध्यान से देखना, यहां पर जो फोर्स है वो ए और ए, यहां पर जो फोर्स है वो बी और बी, ठीक है।
यहां पर ए और ए के बीच में जितना फोर्स लग रहा है एंड बी के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उससे कम फोर्स ए एंड बी के बीच में लगेगा। ठीक है, यही लाइन यहां पर लिखी हुई है, द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन ए बी इज वीकर देन ए एंड बी बी। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि ए और ए के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स था, और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास में होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। इसी तरीके से बी में भी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है तो इसके बीच में भी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। लेकिन मिक्स करने के बाद जो ए बी का इंटरेक्शन फोर्स है वो इंटरेक्शन फोर्स वीक है। तो इंटरेक्शन फोर्स वीक होने से ये होगा कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गई तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम पहले से इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हम 20 और 30 वॉल्यूम मिला रहे थे, अगर इंटरेक्शन फोर्स सिमिलर होता तो वॉल्यूम आता हमारे पास 50, लेकिन ए और बी का जो इंटरेक्शन फोर्स वो थोड़ा सा वीक है। वीक होने से डिस्टेंस ज्यादा हो गई, और डिस्टेंस ज्यादा हो गई इसका मतलब वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, उम्मीद है इजीली समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई टफ नहीं है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, हमें पता है कि जब भी हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। ठीक है, तो ए और ए के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग है, बी और बी के बीच का बॉन्ड भी स्ट्रांग है। इन दोनों को अगर तोड़ा जाए तो तोड़ने वाले बॉन्ड तो हैं स्ट्रांग, मतलब यहां पर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। लेकिन बनने वाले बॉन्ड बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो ए और बी का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वीक है। मतलब बनने वाले बॉन्ड वीक है, मतलब एनर्जी कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन के इमिशन कम होगा, एनर्जी कम रिलीज होगी क्योंकि वीक बॉन्ड बन रहा है। तो जो टोटल रिजल्टेंट है वो टोटल रिजल्टेंट तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है, रिलीज कम हुई है। तो जब भी एनर्जी रिजल्टेंट में एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन 0। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव होती है, एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव होती है। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इसलिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन बोला जा रहा है, डेल्टा वी मिक्सचर ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन 0। नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन ए बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। मतलब यहां पर जो हमारे पास मिक्सचर है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग होने से देखो क्या होगा, ए का ए एंड ए का जो फोर्स था वो वीक था नेगेटिव डेविएशन के केस में, बी और बी का भी वीक था, और कंपेयर टू ए एंड बी बी, ए बी का फोर्स स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग होने का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, और बीच की डिस्टेंस कम होने का मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां पर डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ मतलब डेल्टा वी इज नेगेटिव, डेल्टा वी लेस देन 0। मतलब 20 प्लस 30 मिलाओगे तो 45 ml ही हमारे पास सॉल्यूशन बनने वाला है, ऐसा। ठीक है, एंथैल्पी की बात करें तो देखो स्ट्रॉन्ग फोर्स तो यहां पर, सॉरी, ए बी स्ट्रॉन्ग है यहां पर, तो मतलब वीक फोर्स तो यहां पर तोड़े जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहां पर बन रहा है। तो अगर वीक बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एनर्जी कम, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर यहां पर बन रहा है तो रिलीज ज्यादा हो रही है। अगर रिलीज ज्यादा हो रही है तो टोटल रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, एनर्जी का इमिशन ही आएगा, एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एच इज नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये साइन जो है ये नेगेटिव, तो डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन है। तो जहां पर भी हमें लगे इंटरेक्शन फोर्स से कि जो नया सॉल्यूशन हमारे पास बन रहा है उसमें इंटरेक्शन फोर्स पहले वाले से वीक है तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बन रहा है फोर्स हमारे पास तो वो पहले वाले से स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो वो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। अब हम इनके कर्व की बात करते हैं कि कर्व किस तरीके से होगा। देखो आइडियल सॉल्यूशन का तो कर्व हम पढ़ चुके हैं दोनों के, ये आइडियल सॉल्यूशन का कर्व है, तो मैंने पहले आइडियल सॉल्यूशन का ही कर्व बनाया है, अभी पढ़ा था हमने। अब अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात की जाए तो राउल्ट्स लॉ तो फॉलो होगा नहीं, और राउल्ट्स लॉ फॉलो होगा नहीं तो ये कर्व भी सही नहीं होंगे, क्योंकि नॉन आइडियल में हम ऐसा नहीं बोल सकते। राउल्ट्स लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये फाइनल फॉर्म थी डॉल्टन्स के रूल के साथ, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी, नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये फॉलो ही नहीं होता।
तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो बस इतना सा डिफरेंस आएगा कि जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ना होके हल्की सी कर्व की फॉर्म में ऊपर से जाएगी। ये लाइन इस तरीके से जाएगी, ये देख, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी पॉजिटिव डेविएशन है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, हमने बढ़ा दिया। ये पी टोटल की लाइन हो गई। और पीए की लाइन, जो एक्चुअल लाइंस होंगी वो एक्चुअल लाइंस हमारे पास ये होंगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन को हम यहां से हटा देते हैं। तो जो एक्चुअल में हमारे पास रूल है, कर्व है, वो ये कर्व है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऊपर जाती है। कंपैरिजन में अगर हमें ऊपर से दिखाना है तो हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि पता चले कि स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन में क्या करना है, नेगेटिव डेविएशन में ये कर्व हमको नीचे की तरफ से निकाल देना है। सेम पॉजिटिव में ऊपर से निकाला था, यहां पर स्ट्रेट लाइन के नीचे से निकाल दो इसको। ये कर्व वैसे इससे जेई नीट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पढ़ाया फिर भी इसलिए जाता है क्योंकि सिलेबस में होता है, बस आगे की चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं आते। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो मेन न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आएगा राउल्ट्स लॉ से। अब वो राउल्ट्स लॉ के बारे में हम आगे न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, two liquids A and B form an ideal solution at 300 Kelvin. The vapor pressure of a solution contain 1 mole of A and 3 mole of B is 550 mmHg. If 1 more mole of B is added to solution, then vapor pressure of solution increase with 10 mmHg. Find vapor pressure of A and B. ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, दो सॉल्यूशन है, ए एंड बी बोला गया है, आइडियल सॉल्यूशन बोला गया है, मतलब राउल्ट्स लॉ यहाँ पर फॉलो होगा। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन हमें बोला गया है 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी का 550 mmHg। तो मोल दिया गया है हमें ए एंड बी का, तो यहाँ पर एन ए इज इक्व टू 1 मोल, एन बी इज इक्व टू 3 मोल। तो मोल फ्रैक्शन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/1 + 3, टोटल मोल से हम डिवाइड करते हैं 1/4। बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी इज इक्व टू 3/4, ठीक है। टोटल मोल बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, एक्स बी इज इक्व टू 3/4। हमें पी नॉट ए एंड पी नॉट बी निकालना है। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, पी टोटल हमें गिवन है 550 mmHg, और फॉर्मूला हमें पता है पी टोटल इज इक्व टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी टोटल है हमारे पास 550 इज इक्व टू पी नॉट ए हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना है। एक्स ए कितना है हमारे पास 1/4, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस पी नॉट बी एक्स बी 3/4। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो आगे क्या बोला गया है, इफ 1 more mole of B is added to solution then vapor pressure of solution increase with 10 mmHg। तो इसका मतलब B का 1 मोल और मिलाया है, तो Na का तो अभी भी 1 ही मोल है, B के मोल कितने हो गए, Nb इज इक्वल टू 3 तो पहले से थे, एक और मिला दिया, 4 मोल हो गए। अब P टोटल कितना हुआ, 10 mmHg इंक्रीज हुआ ना, तो 550 पहले था, 10 इंक्रीज हुआ, कितना हो गया, 560 हो गया, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू 1 बाय टोटल मोल 1 + 4 हो जाएगा, मतलब 1/5। बी के मोल कितने हो जाएंगे, बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी 4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल कितने हो गए, 4 + 1 5, 4/5 ये मोल हुआ। आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब पी टोटल कितना है 560 इज इक्वल टू पी नॉट ए फाइंड करना है, एक्स ए कितना है 1/5 प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी कितना है 4/5। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है, इजीली अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अब हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्रॉस
तो बाय इक्वेशन 1 पी नॉट ए प्लस 3p0p, ये फर्स्ट इक्वेशन में इस 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 550 से। बाय इक्वेशन 2 इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो 560 से, तो यह आ जाएगा 2800 इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 4p0b। नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। बाय 4 माइनस 3, 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दो, तो माइनस करने पर पी नोट ए से पी नोट ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 600 इज इक्वल टू पी नॉट बी। तो पी नॉट बी क्या आया हमारे पास 600 आया, ठीक है। अब इस 600 की वैल्यू को रख दो इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी में भी रख दो, मान लो इसको हम 3 में रख देते हैं। तो 2200 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 600। तो यहां से जो पी नॉट ए आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस कर दो 2200 माइनस 1800, 400 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गए हमारे पास पी नॉट ए इज इक्वल टू 400 एंड पी नॉट बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इज इक्वल टू 600। यूनिट प्रेशर की यूनिट यहाँ पर mmHg में दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं इसमें।